जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े पिछले 2 एपिसोडों में मैंने पटकथा लेखन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों और उनके प्रयोग के बारे में आपको बताया था। हालांकि इन 2 एपिसोडों में जितने टर्म्स मैं बता चुका हूं, उसके सहारे आप स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत कर सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेकिन टेक्निकली एक सॉलिड स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग के कुछ और महत्वपूर्ण टर्म्स को, कुछ और शब्दावलियों को, कुछ और विधान को जानना जरूरी है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स बहुत सारे हैं, इतने ज़्यादा कि इस तरह के वीडियो में सबके बारे में बताना न तो आसान है और न ही ऐसा करना कोई बहुत ज़रूरी है। जब आप इस फील्ड में उतरेंगे यानी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पटकथा लेखन की तमाम शब्दावलियों और उसके जो भी नीति नियम हैं, नियम कायदे हैं, उसके विधान से परिचित होते जाएंगे। वैसे भी कई स्क्रिप्ट राइटर सभी टर्म्स यूज भी नहीं करते, बस जो जरूरी है और स्क्रिप्ट को समझने समझाने में सहायक है उनका ही वे इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2 एपिसोडों में मैंने भी ऐसे ही जरूरी टर्म्स के बारे में ही बताया है और जो कुछ थोड़ा बहुत बचे हैं उन्हें आज के एपिसोड में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्क्रिप्ट में कैमरा मूवमेंट और सीन चेंज को बताने के लिए ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्दों में कहूं तो एक सीन से दूसरे सीन पर जाने की प्रक्रिया ही ट्रांजिशन है। आप वीडियो बनाते होंगे अगर यूट्यूब वगैरह पर, तो आप भी देखते होंगे कि 2 वीडियो को जोड़ने के लिए ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। यही ट्रांजिशन स्क्रिप्ट में 2 सीन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग में सीन चेंजिंग के लिए कई तरह के ट्रांजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए कुछ के बारे में जान लेते हैं एक एक करके झटके से। स्क्रिप्टिंग के वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स के रूप में कट्टू के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। पटकथा लेखन में कट्टू बेसिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टर्म है। कट्टू का मतलब है सीधे सीधे एक झटके में एक सीन से दूसरे सीन पर तुरंत शिफ्ट हो जाना। सामान्य रूप से किसी सीन का अंत इसी टर्म से होता है और यह भी एक तरह का ट्रांजिशन ही है। दूसरा ट्रांजिशन है डिसॉल्व टू। कोई सीन जब धीरे धीरे धुंधला होकर अगले दृश्य में मिलता है तो इसे डिसॉल्व कहते हैं। एक तरह से यह एक सीन का दूसरे सीन में घुल जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिशन टर्म है। सीन की डिमांड के अनुसार राइटर इस टर्म को लिखता है या फिर शूट और एडिट के समय भी दृश्य अनुसार इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। आपने कई वीडियो और फिल्मों में देखा होगा किसी दृश्य को अंधेरे यानी ब्लैक से उभरते या उसमें विलीन होते। इसे समझाने के लिए ट्रांजिशन की फेड इन और फेड आउट शब्दावली का उपयोग किया जाता है। किसी दृश्य को धीरे धीरे स्क्रीन पर उभरता दिखाना है तो फेड इन और धीरे धीरे गायब होता दिखाना है तो फेड आउट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रिप्ट राइटर वहां सीन के आगे या पीछे जहां भी हो लिख देता है। जब किसी सीन में कोई कैरेक्टर मौजूद तो है लेकिन कैमरे के फ्रेम से बाहर है तो उसके डायलॉग को बताने के लिए OS यानी ऑफ स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। कहानी को वर्तमान से अतीत में ले जाने के लिए फ्लैशबैक टर्म का यूज किया जाता है। ध्यान रखिए, कोई भी स्क्रिप्ट हमेशा प्रेजेंट काल में ही लिखी जाती है। यहाँ तक कि फ्लैशबैक के सीन भी प्रेजेंट में ही लिखे जाएंगे, लेकिन वहां से पास्ट के घटनाक्रम में पहुंचाने के लिए स्क्रिप्ट राइटर फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर और पारंपरिक तौर पर फ्लैशबैक के लिए डिसॉल्व टू ट्रांजिशन का ही इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन यह कोई अनिवार्य नहीं है। वो स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर की मर्जी पर निर्भर है या एडिटर पर कि वो उसको किस तरह से फ्लैशबैक में ले जा रहा है, किस ट्रांजिशन का इस्तेमाल करके प्रेजेंट जो चल रही कथा उसे फ्लैशबैक ले जा रहा है। सीन में शामिल किसी पात्र के चेहरे या किसी वस्तु पर जब कैमरे का फोकस रहता है तो उसे क्लोजअप शॉट कहते हैं, और जब फ्रेम में सारा सीन या सीन का बड़ा हिस्सा यानी परिवेश भी शामिल हो तो उसे लॉन्ग शॉट कहते हैं। लॉन्ग शॉट हमेशा दूर से लिया जाता है, यानी कैमरा दूर रखिए और पूरा सीन फोकस करिए तो वो लॉन्ग शॉट, और चेहरे पर क्लोज करिए या चेहरे पर फोकस करिए तो उसे क्लोज शॉट। तो ये है क्लोज शॉट और लॉन्ग शॉट। कैमरे के जरिए बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिए जाने वाले शॉट को पैन शॉट, और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लिए जाने वाले शॉट को टिल्ट शॉट कहते हैं। यानी बाएं दाएं करेंगे तो पैन शॉट कहलाता है, और ऊपर नीचे अगर कैमरा फोकस होता है तो टिल्ट शॉट कहलाता है। किसी सीन की शुरुआत में अगर स्क्रिप्ट में जरूरी हो तो लोकेशन को एस्टेब्लिश करने या तो उसे दिखाने के लिए एस्टेब्लिशिंग शॉट का उपयोग किया जाता है। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें स्क्रीन पर एक ही साथ दो सीन चल रहे हैं। यही स्प्लिट स्क्रीन है, यानी स्क्रीन को दो हिस्सों में बांटकर एक साथ दो दृश्य दिखाना। स्प्लिट स्क्रीन को जहां स्क्रीन पर एक साथ दो दृश्य दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं इंटरकट टर्म का प्रयोग दो दृश्यों को बारी बारी से दिखाने के लिए किया जाता है। ये दोनों दृश्य कहानी के लिहाज से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए दो लोगों की फोन पर आपस की बातचीत में बारी बारी से दोनों के सीन स्क्रीन पर दिखाने के लिए स्क्रिप्ट में इंटरकट टर्म का यूज किया जाता है। जब कोई कैरेक्टर किसी चीज के बारे में बताता है तो कैमरे द्वारा उस दृश्य को कैरेक्टर के नजरिए से दिखाने को ही पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू यानी POV, मतलब दृश्य में कैमरे का फोकस वहां होता है जिसके बारे में वो चरित्र बता रहा होता है। स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक अगर किसी पात्र या चरित्र की एक्टिंग में थोड़ा ठहराव दिखाना हो तो इसके लिए बीट या पॉज का इस्तेमाल स्क्रिप्ट में किया जाता है। इस टर्म को यूज करने से एक्टर डायरेक्टर समझ जाते हैं कि कहां और किस तरह से कितना पॉज लेना है। आपने देखा होगा किसी फिल्म में कहानी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए या समय को पीछे छोड़ने के लिए स्क्रीन पर कई छोटे छोटे सीन एक साथ दिखाई देते हैं। कोई छोटे छोटे क्लिप्स को मिलाकर बनाई गई यह श्रृंखला ही मोन्टाज कहलाती है, जिसमें एक स्क्रीन पर कई छोटे 1 2 3 4 5 6 कई सीन, 2 भी हो गए, 3 भी हो गए, 4 भी हो, 5 6 जितना हो। समय को पीछे छोड़ने के लिए जहां मोन्टाज का यूज होता है, वहीं समय में आगे छलांग लगाने के लिए जंप कट का प्रयोग किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो फिल्म की कहानी या समय को जंप कट के जरिए एक झटके में आगे बढ़ा दिया जाता है। इसमें दो दृश्यों को काटकर जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि हीरो या कोई दूसरा पात्र ही बचपन में चलते चलते अचानक बड़ा हो जाता है। यही बचपन से सीधे जवानी तक चल आना जंप कट कहलाता है। इसे जंप कट के जरिए ही जोड़ा जाता है। वर्तमान के सीन और भविष्य के सीन को काटकर एक दूसरे से जोड़ देना।
दो समान दृश्यों को जिस शब्दावली या टर्म के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाता है उसे मैच कट कहते हैं। इसे दो समान दृश्यों की जगह पूरक दृश्य भी कह सकते हैं, क्योंकि बाद वाला सीन पहले सीन को ही व्याख्यायित करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि क्रिकेट मैच का सीन है। बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन बॉल को हिट करता है, सीन चेंज होता है और बॉल बाउंड्री पर जाती दिखाई देती है। यही मैच कट है, यानी पहले सीन से मैचिंग करता अगला सीन। स्क्रीन पर एनिमेशन या कोई चार्ट या डेटा या किसी तरह का कोई मैप आज जो दिखाई देता है उसको ही ग्राफिक्स कहते हैं। जीएफएक्स ग्राफिक्स का ही शॉर्ट टर्म है। किसी फिल्म या वीडियो में अलग से जो कृत्रिम ध्वनि इस्तेमाल की जाती है उसे ही साउंड इफेक्ट कहते हैं। ऑडियो फॉर्मेट की स्क्रिप्ट में साउंड इफेक्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है। चूंकि वहाँ विजुअल दिखाई नहीं देता है, इसलिए किसी दृश्य को स्थापित करने में एसएफएक्स की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एसएफएक्स यानी साउंड इफेक्ट। स्क्रीन पर किसी चीज को बताने के लिए बड़े और बोल्ड अक्षरों के साथ जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसे बताने के लिए स्क्रिप्ट में सुपर टर्म का इस्तेमाल होता है। मसलन 20 साल पहले के किसी घटनाक्रम को दिखाने के लिए स्क्रीन पर बोल्ड अक्षर में लिखा दिखाई देगा कि 20 साल पहले, और फिर उसके बाद सीन दिखना शुरू हो जाएगा। यह 20 साल पहले लिखा हुआ ही सुपर कहलाता है। मोटे तौर पर स्क्रिप्ट राइटिंग के यही मुख्य टर्म्स हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसे टर्म्स हैं जिनका स्क्रिप्ट लिखने में उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। आगे अन्य एपिसोड्स में अगर जरूरत पड़ी तो उनके बारे में भी बता दिया करूंगा। वैसे अगर आपने इतने टर्म्स को भी अच्छी तरह जान समझ लिया तो आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। कई स्क्रिप्ट राइटर तो इतने टर्म्स भी नहीं यूज करते हैं, बल्कि इसके आधे से भी कम के इस्तेमाल में एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। क्योंकि किसी भी स्क्रिप्ट का मूल तत्व यानी आत्मा उसकी कहानी होती है, उसका कंटेंट होता है। यह कितना दमदार, कितना क्रिएटिव, कितना अट्रैक्टिव है, स्क्रिप्ट में इम्पोर्टेंस इसकी ही होती है। दरअसल स्क्रिप्ट राइटिंग के इन टर्म्स या शब्दावलियों का काम है प्रोडक्शन टीम, खासकर डायरेक्टर, कैमरामैन और एडिटर के काम को आसान करना। इन टर्म्स के जरिए वो आसानी से समझ जाते हैं कि स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है। अब स्क्रिप्ट को समझने में सहज बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कितने टर्म्स यूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जब आप इस फील्ड में उतरेंगे, काम करेंगे, तो धीरे धीरे और चीजें भी, चाहे वो टर्म्स हो या कुछ और, आप जानते सीखते जाएंगे। सीखने और बेहतर होने का यह सबसे अच्छा तरीका है, यानी काम करना, काम में उतरना। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ या कोई अन्य ऑडियो वीडियो लेकर या फिर पटकथा लेखन संबंधी कोई अन्य किताब भी आपको जानने सीखने की राह को बस थोड़ा सहज और आसान कर सकते हैं। जानिएगा, सीखिएगा तभी जब आप इस काम में उतरिएगा, इस काम को करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये एपिसोड कैसा लगा? कोई सलाह, सुझाव या कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, जरूर बताएं। धन्यवाद।